आरोग्यम के इस नए अंक को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंदाकिनी जोशी और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं नवीन सिसोदिया। तो सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। मंदाकिनी जी, कुछ आदतें हमें मजबूर कर देती हैं और हम उन आदतों के गुलाम हो जाते हैं। जैसे कि ये आरोग्यम कार्यक्रम हमारी आदत में शुमार हो गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा नवीन तुमने। तुम कहो तो इस बात पर एक शेर अर्ज कर दूं। इरशाद। यूं तो किसी चीज के मोहताज नहीं है हम, यूं तो किसी चीज के मोहताज नहीं है हम, बस एक तेरी आदत सी हो गई है ए आरोग्यम। वाह 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 मंदाकिनी जी। तो आदत से मुझे याद आया नवीन कि आदतें अगर अच्छी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरी आदतें, बुरी लतें हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। तो ऐसी ही कुछ बुरी आदतें हैं गुटखा खाना, जर्दा खाना, धूम्रपान करना, तंबाकू खाना। मंदाकिनी जी, आज हम सिगरेट तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों पर ही बात करेंगे। अरे वाह नवीन, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर CS मोदी, जिला क्षय एवं एड्स नियंत्रण अधिकारी हैं ये बीकानेर के। जी, तो डॉक्टर CS मोदी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मंदाकिनी जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि तंबाकू, गुटखा, जर्दा, पान मसाला ये सब क्या है और इनकी लत किस तरह लग जाती है? नवीन जी, ये निकोटीना ग्लूशिया नाम का एक प्लांट है जो बेसिकली साउथ अमेरिका में पहले होता था। उसकी पत्तियां जो होती है वो नशा पैदा करती है। हमारे यहाँ पर जो बाहर से लोग आए और जहाँ भी सभ्यता में लोग, मानव सभ्यता इधर से उधर गई, वहाँ पर ये लोग उस प्लांट को लेकर गए और उस प्लांट को ग्रो किया और उसकी जो पत्ती है उसके अंदर नशा होता है। उसी को हम एक तरीके से जर्दा तंबाकू कहते हैं। अब नए ज़माने के हिसाब से उन पत्तियों के अलग अलग प्रयोग करके उनके अलग अलग वर्जन आने लग गए हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। विश्व में सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आ रही है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर CS मोदी, ये तंबाकू खाना या जर्दा गुटखा खाना किसी भी रूप में खतरे से खाली नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। चाहे वो गुटखा हो, जर्दा हो या फिर पान मसाला या सिगरेट। हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस खतरनाक आदत की चपेट में आ गया है, ये भी बात हम जानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? जी, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि पहले इसकी गंभीरता को पहचानें आप। हम एक ऐसे मुहाने पर आकर के खड़े हो गए हैं, ऐसे मोड़ पे आकर के खड़े हो गए हैं कि 2030 में सबसे ज़्यादा बीमारी इस गुटखे जर्दे की वजह से होगी। आज भी 60% जो बीमारियां हैं जो इन गुटखा जर्दा या इस तरीके के नशे से हो रही है, परंतु हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अगर अपन ने इस पर समय पर ध्यान नहीं दिया तो 75% बीमारियां जो है जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। देखिए मंदाकिनी जी, संक्रामक रोगों के लिए तो हमारे पास मास्क है, डिस्टेंस है, हाथ धोना है, ये सब हम लोगों को बताते हैं। परंतु असंक्रामक रोग ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे से तो नहीं फैलते, परंतु एक दूसरे की आदतें खराब करते हैं। वो धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। और बड़ा ही दुख का विषय यही है कि हम लोगों को अब संक्रामक रोगों को छोड़ करके असंक्रामक रोगों की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। और भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इसके लिए 5-4 साल पहले लॉन्च हुआ था, जिस पे बहुत काम चल रहा है। जी डॉक्टर साहब, युवाओं में तंबाकू का सेवन तेजी से बढ़ रहा है। कभी दूसरों की देखा देखी, कभी बुरी संगत में, दोस्तों के दबाव में, कम उम्र में खुद को बड़ा दिखाने की चाहत में तंबाकू का शौकिया सेवन, इस तरह से बहुत सारे कारण जो हैं वो उनको इस आदत में जकड़ देते हैं। आदत जो है कब लत के रूप में परिवर्तित हो जाती है इसका पता ही नहीं चलता। परिणाम होते हैं मुंह का कैंसर, दांतों का खराब हो जाना, सांस की बदबू, गले और मुंह और इसोफेगस की बीमारियां। तंबाकू या गुटखा खाने वाले व्यक्ति को मुख्यतः किन किन तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, किन तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है, इसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, तंबाकू जो लोग सेवन करते हैं उसमें हर उम्र के हिसाब से अलग अलग कारण हैं। जहाँ तक युवाओं का प्रश्न है तो 18 साल से लेकर के और 35 साल तक के जो युवा वर्ग का जो ये है, इसके अंदर पीयर प्रेशर का बहुत फर्क पड़ता है। और जैसे ही 18 साल की उम्र में कोई भी व्यक्ति पहुंचता है तो उसको नया करने की इच्छा होती है। वो ये सोचता है मैं नया करूं, तो नया करने के चक्कर में जो है वो अपने दोस्तों के दबाव में वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी तंबाकू लेनी शुरू करता है। धीरे धीरे वो है जो उसको आदत में बदल जाती है। तो इसके लिए नया करने के लिए जो है कई लोग जो है सिगरेट का कस खींच करके और अपने आप को बहुत बड़ा आदमी बताने की कोशिश करते हैं। और उसकी वजह से वो भी
जो 18-20 साल का युवा है वो भी सोचता है कि मैं बड़ा तो नहीं हूँ, परंतु सिगरेट का कस खींचने से बहुत बड़ा हो जाऊंगा। जी, तो एक साइकोलॉजी जी साइकोलॉजी, ये चीज़ें जो है ये हमने समाज से ही सीखी है। हालांकि इस पर बहुत काफ़ी कुछ तक रोक लगाई जा चुकी है। आपने देखा होगा कि पिक्चरों में सिगरेट का कस खींचने पे पाबंदी लगाई जा चुकी है, या हमारे जो सेलिब्रिटीज़ है उनको बिल्कुल पाबंदी है कि वो पर्दे पर आकर के इस तरीके से सिगरेट का कस खींच करके अपने सारे काम किया करते थे। इन सब चीज़ों को सरकार ने ध्यान में रखा है और इनको ध्यान में रख के पाबंदी लगा दी है। परंतु युवाओं के अंदर मैं कहता हूँ कि तम्बाकू एक ऐसी चीज़ है कि आपको 20 मिनट में बीमारी शुरू हो जाती है। 20 मिनट भी नहीं, मैं तो यूँ कहूँगा कि मुंह में डालते ही बीमारी शुरू हो जाती है जी। ये ऐसा नशा है। आपने जैसे ही इसको मुंह में डाला, और मैं तो मंदाकिनी जी यहाँ तक कहूँगा कि ये सब भ्रम की बातें हैं। जितने भी पान मसाले ये सब एडिक्शन है, इन सब में कहीं ना कहीं लत है। अब जरूरी नहीं है कि वो तम्बाकू की लत हो, इसके अंदर ये लोग कत्था मिलाते हैं, कत्था भी एक लत है। इसके अंदर ये आपके कोई चिकनी सुपारी मिलाते हैं, ये भी एक लत है। तो लत तो एक तरीके से है ही ये। कोई ये कह करके कि मैं इसमें जर्दा नहीं मिलाता, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि वो भी एक तरीके से लत है। तो ये तम्बाकू तो इतना खतरनाक है, इसको जिसको अपन जर्दा गुटखा जो भी कहे, इसके अंदर विद इन सेकेंड्स आपको बीमारी पैदा करता है। विद इन फ्यू सेकेंड्स आपने जैसे ही सिगरेट पीती 10 सेकेंड में आपका बीपी बढ़ जाएगा। 10 सेकंड 15 सेकंड में। तो इससे खतरनाक नशा मैं नहीं समाज में आज की डेट में कोई मानता हूँ। तो इनको मैं यही युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आपको नहीं पता कि आपके अंदर इसके अंदर क्या परिवर्तन हो रहे हैं, परंतु जिस नशे से 10 सेकंड 15 सेकंड में आपका बीपी बढ़ जाता है, आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है, आपको एक साइकोलॉजिकली कोई मुश्किल से मिनट 2 मिनट के लिए यूँ लगता है कि आप एक बहुत बड़ा मतलब काम कर दोगे। कोई इट इज़ प्योरली साइकोलॉजिकल है, ये पूर्णतः मानसिक है एक तरीके से। तो डॉक्टर साहब कि लोग पान खाते हैं वो भी एक नशा है, क्योंकि पान में भी जर्दा डालकर लोग दिन भर मुंह में पान रखते हैं। कई लोग देखे जा सकते हैं कि वो सुबह से पान खाना शुरू करते हैं, दिन भर उनके मुंह में पान रहता ही है। तो ये भी एक नशे की लती हुई। देखिए ये बहानेबाजी है जी, ये एक तरह से बहानेबाजी है कि लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं साहब पान में डाल के खाते हैं तो आयुर्वेदिक दवाई है। कोई कहता है कि साहब हम तो थोड़ा सा खा के थूक देते हैं। ये सब एक तरीके से बहानेबाजी है। ये कुल मिलाकर के उतना ही खराब करता है जितना आपको सिगरेट पीना खराब करता है। पान में डाल करके खाने से ज़्यादा खराब करता है, क्योंकि वो लंबे समय तक मुंह में रहता है। जी जी। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब हम तो अंदर तो लेते ही नहीं, बाहर से थूक देते हैं। अरे भाई तंबाकू अंदर एब्जॉर्ब होता ही नहीं है, तंबाकू तो मुंह के अंदर ही एब्जॉर्ब होता है। तंबाकू को अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तंबाकू तो मसूड़ों के ऊपर की जो स्किन होती है वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है, आपके नाक के पास से एब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी उंगलियों से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये सब इस तरीके से अपने आप को गलत शिक्षा नहीं दे। और तंबाकू के अंदर ये तो आपको एक तरीके से भ्रम है कि मैं सिगरेट नहीं पीता तो गुटखा खाता हूँ, कोई तंबाकू पान में डाल के खाता हूँ। कुल मिलाकर के इन सब का जो गंभीर परिणाम है वो आपको भुगतने ही पड़ते हैं। डॉक्टर CS मोदी, आप तंबाकू को लेकर हमें बहुत अच्छी जानकारियां दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात बतला रहे हैं। कहते हैं कि तंबाकू का सेवन करने से दिल की बीमारी, फेफड़ों पर असर, पाचन तंत्र पर असर, त्वचा पर असर, बालों पर असर, इन सभी जगहों पर असर पड़ता है। क्या ये सच है? अगर हाँ तो थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए तंबाकू जर्दा एक ऐसी चीज है कि हेड टू टो हम बोलते हैं, आपके बाड़ से लेकर के पैर की उंगली तक सारे जगह इसमें रोग होते हैं। तो मुख्य रूप से जो इसमें रोग है वो कैंसर है। और कैंसर में भी सबसे ज़्यादा देखिए फेफड़े का कैंसर 80% जो है सिगरेट और बीड़ी पीने वालों को होता है, 80% से ज़्यादा, जो कि पुरुषों में एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। पुरुषों में एक फेफड़े का कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा आप उसके नीचे आएंगे, जब छोटी आंत हो गया, आपका स्टमक हो गया, उससे ज़्यादा खतरनाक आपका जितना भी मुंह हो गया, आपका इसोफेगस हो गया, और आपके मसूड़े हो गए, आपके जबड़े हो गए। उसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे मूत्राशय हो गया, मूत्राशय के बाद में आपके रेक्टम मतलब आपके आहार नाल के पार्ट हो गए। इवन मैंने तो बहुत से केसेज ऐसे देखे हैं कि जिनकी उंगलियां गल जाती है तंबाकू से, उसको बर्जर डिजीज बोलते हैं। आपकी अपने जो जिसको गोडे के नीचे का जो पैर है वो सूख जाता है, उसकी वेसल्स ब्लॉक हो जाती है। और बर्जर डिजीज़ जो है उसके अंदर आपके जो अंगूठे और उंगलियां जो है वो उनके अंदर गैंग्रीन हो जाती है, उनको काटना पड़ता है। तो मंदाकिनी जी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे तंबाकू का असर नहीं है। मुख्य जो समस्या जो सामने खड़ी दिखाई दे रही है वो है कि हाइपरटेंशन, आपका जो ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। और अभी जो गवर्नमेंट की नई जो नीति आई है उसमें तो गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि
30 साल से ऊपर ही इसको लागू कर दें हाइपरटेंशन के प्रोग्राम को, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा खाने लगे। पहले इसको 45 किया था, उसके बाद में 35 किया। अभी जो नई नीति के हिसाब से 30 साल के ऊपर के लोगों को भी हम लोग हाइपरटेंशन चेक करते हैं। तो हाइपरटेंशन का ब्लड प्रेशर है। उसके अलावा बाकी जो दूसरी आपके ब्लड प्रेशर रहेगा तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी। हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो आपको हार्ट के साथ में कभी भी आपको स्ट्रोक हो सकता है, कभी भी आपको हेमरेज हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है ब्रेन में हेमरेज हो, आपके पैर में हेमरेज हो जाएगा, आपकी आँख में हेमरेज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए इनको जल्दी से जल्दी इनको अवॉइड करने से ही फ़ायदा है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, तंबाकू से होने वाले कैंसर में मुंह का, गले, गर्दन, नाक, साइनस, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि की कैंसर जो है वो आम है। तो तंबाकू से होने वाले कैंसर की बीमारी से शरीर का कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है, इनके बारे में विस्तार से बताइए। पिछले 25 सालों में आ रहा है कि सबसे पहले मुख के कैंसर। क्यों हमारे यहाँ पर लोगों ने बीड़ी सिगरेट की बजाय मुंह से जो खाने वाले स्मोकलेस टोबैको, जिसको बोलते हैं तंबाकू रहित टोबैको है, जिसको धूम्र रहित बोलते हैं, उसकी वजह से मुंह के कैंसर के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। मुंह के कैंसर में आपके मसूड़ों से शुरू कर दीजिए आप, मसूड़ों में, दांत में, मैगजिला में, उसके बाद में आपकी ओरल कैविटी में, जीभ में, उसके बाद में आपके फेरिंग्स में, फिर आपके इसोफेगस में, इवन ट्रेकिया में। ये बहुत कॉमन है जो लोग स्मोकलेस टोबैको या स्मोक वाला टोबैको जो यूज़ करते हैं। उसके बाद में फिर आपका ये लंग कैंसर सबसे कॉमन है, लंग कैंसर। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि पुरुषों में लंग कैंसर का कारण यही है, और अब धीरे धीरे ये महिलाओं में बढ़ रहा है। तो लंग कैंसर का 80% कारण, 80% कारण ही कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से सिगरेट पीना होता है। कोई इस भ्रम में नहीं रहे कि स्मोकलेस टोबैको नुकसान नहीं करता। स्मोकलेस टोबैको अभी पिछले 25 सालों से जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उस जिन लोगों ने ज़्यादा स्मोकलेस टोबैको यूज़ किया उनके मूत्राशय के कैंसर होने लगे, उनके आंतों में समस्या होने लगी, और उनके आपके हार्ट की बात तो है ही, हार्ट के अंदर तो है, परंतु मेन जो आपने सही पूछा है कि जो आपका मुंह का जो एरिया है, यहाँ से लेकर के इसोफेगस तक, एक्चुअल में इन कैंसर से आदमी खा नहीं सकता। ऑपरेशन इतने खतरनाक होते हैं कि उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, बाद में खाना नहीं खा सकता, तो वैसे ही वो इन्फेक्शन से ही मर जाता है, और इतने इन्फेक्शन हो जाते हैं कि वो वैसे मर जाता है। तो हम लोगों को बाद में लोग लेट स्टेज में आते हैं, लेट स्टेज में आते हैं तो आपके फेस का और आपके जबड़े का और आपके नीचे के पार्ट का 80% भाग निकालते हैं, 70% भाग निकालते हैं। तो उसके बाद में उसकी माउथ की ओपनिंग ही थोड़ी सी रह जाती है, तो वो कितना खाएगा। तो इसमें अच्छा बार बार इन्फेक्शन होते हैं। दूसरी बात है कि ड्राई हो जाता है, माउथ है आपका, नाक है आपकी, जीभ है, ड्राई हो जाएगी। तो ड्राई हो जाएगी तो आप तो रोज़ाना इन्फेक्शन होंगे, आपके तो डेली इन्फेक्शन होंगे। तो ये मोटा मोटी बातें हैं जिनको मैं आपके माध्यम से लोगों को पहुंचाना चाह रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, वाकई आपने ऐसी बात हमें बताई है जिससे हर इंसान को डर होना चाहिए कि तंबाकू से होने वाली बीमारियां कितनी खतरनाक हैं। आपने ये बताया कि इस के सेवन से बहुत सारी जानलेवा बीमारियां हमें हो जाती हैं, जैसे कि क्रॉनिक डिजीज़ हैं, COPD, हाई ब्लड प्रेशर, और समय से पहले ही दिल का दौरा पड़ जाने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन सी और बीमारियां हैं जो किसी में है तो उन्हें तो विशेष तौर से तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए किसी में डायबिटीज़ है, अस्थमा है, TB है, कैंसर है, या और भी कोई बीमारियां हैं, अगर ऐसे लोग भी तंबाकू का सेवन करते हैं तो उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए मंदाकिनी जी, पहली तो बात है कि तंबाकू सेवन करना खतरनाक हर रूप में है, परंतु जिन लोगों को शुगर, डायबिटीज़, TB और कैंसर, ये 4 तरह की बीमारियां हैं, तो उनको तंबाकू बिल्कुल नहीं सेवन करना चाहिए। और TB तंबाकू पर तो एक बहुत बड़ा सरकार का प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि TB नहीं ठीक होने में एक बहुत बड़ा कारण भी तंबाकू सेवन है। अच्छा। गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी स्कीम भी चल रही है, बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, और हमारे से लिंक कर दिया है टोबैको को कि जितने भी TB के मरीज आते हैं उनको किसी तरीके से ट्रीटमेंट के दौरान तंबाकू छुड़वाइए। अच्छा। 6 महीने वो हमारे पास आता है, 6 बार कम से कम आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि 6 बार में उनको जो है तंबाकू किसी तरीके से छुड़वा दें। और जो डायबिटिक के मरीज है, अगर वो तंबाकू लेंगे तो उनको डायबिटीज़ कंट्रोल में समस्या आएगी, उनका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगा। जी। जो जिनके ब्लड प्रेशर है उनको तो तंबाकू बिल्कुल लेने से उनकी जो आपके खून की नलियाँ हैं वो स्टिफ हो जाएगी, वो कड़ी हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी। तो आप समझते हैं कि इन सब चीज़ों से
कहीं अटैक हो सकता है, हार्ट में नहीं, आपके ब्रेन में हो सकता है, आपके हाथ में हो सकता है, आपके पैर में हो सकता है, कहीं भी आपको जाकर के अटैक हो सकता है। और अगर किसी को सीओपीडी है, वो तो हुई तंबाकू की वजह से। सीओपीडी का मुख्य कारण ही तंबाकू या धुआं है। हमारे यहाँ पे पहले बायोमास फ्यूल ज़्यादा होता था, आज तो मुझे लगता है कुछ इसमें कमी आई है। ऑलरेडी पहले से वो है, तो अगर सीओपीडी का मरीज अगर तंबाकू सेवन करेगा तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाएगा और बहुत जल्दी उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। अस्थमा में भी बहुत बड़ा रोल है तंबाकू का, क्योंकि अस्थमा जो है वो आपके एग्जैजर्बेट हो जाता है, इससे बढ़ जाता है। अगर उसको धुआं भी लग जाए अस्थमा वाले को, तो उसके अंदर आपकी अस्थमा की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। कई बार ये होता है कि डेथ की स्थिति आ जाती है। तो कोई भी क्रोनिक डिजीज़ हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी भी प्रकार की क्रोनिक डिजीज़ हो, उसको तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल वर्जित है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि तंबाकू कितना खतरनाक है और किस किस तरह की बीमारियां इससे हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है जब इंसान चाहता है कि मैं तंबाकू छोड़ना चाहता हूँ और वो छोड़ नहीं पाता, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोड़ ही नहीं पाते या छोड़ना ही नहीं चाहते। इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या दवाइयों से इसको छोड़ा जा सकता है? सरकार की ओर से इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखो, सरकार इसके लिए बहुत गंभीर है। सरकार ने नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम इसके लिए चलाया हुआ है, जिसका अलग से पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब छोड़ने के लिए सरकार जितने भी प्रचार प्रसार के माध्यम है, उसके अंदर पिक्टोरल्स होते हैं, पिक्चर होती है। सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि एक हमारी संधि हुई हुई है, एक हमारा है कि आप जो तंबाकू जो है वो 18 साल से नीचे के बच्चों को नहीं दोगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि किसी भी रूप में आप तंबाकू का प्रचार प्रसार नहीं करोगे। तीसरी बात कि तंबाकू बेचने के जो भी आपके जो पाउच है या जो भी आपके जिनके अंदर तंबाकू मिलती है, उसमें 80% में तंबाकू के खतरों के बारे में बताएंगे। तो ये आज की डेट में चल रहा है। अब जहाँ तक छोड़ने का प्रश्न है, ये नवीन जी प्योरली मानसिक अवस्था है। 90% 80% लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो छोड़ना चाहते हैं, और 50% से ज़्यादा लोग किसी प्रकार से छोड़ भी देते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग साल 6 महीने के अंदर अपने कार्य की वजह से या अवेलेबिलिटी की वजह से या कोई दोस्तों की वजह से उसमें वापस इंडल्ज हो जाते हैं। तो छोड़ने के लिए सरकार सब तरह से प्रयत्नशील है। गवर्नमेंट ने अभी खुली सिगरेट बेचने पे प्रतिबंध लगाया हुआ है। सिगरेट का पूरा पैकेट देंगे। उसके अलावा सिगरेट की रेट्स पे हमेशा बातचीत चलती रहती है कि सिगरेट्स की रेट पे टैक्स लगाया जाए, ताकि आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाए। उसके अलावा छोड़ने के लिए कोटपा एक्ट लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने कि आपके जो प्रिवेंशन ऑफ द ये जो टोबैको कंट्रोल है, इसके लिए कि कोटपा एक्ट में सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आदमी सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू का प्रयोग करता पाया जाता है, 10 रुपये से लेकर 200 रुपये का फाइन तो हमारे डिपार्टमेंट के लोग पुलिस वाले लगा देते हैं उसी समय जी। और उसके अलावा फिर आगे उसकी धाराएं हैं जिसके अंदर आगे जा कर के उसको जेल भी हो सकती है अगर वो नहीं मानता है तो। छोड़ने का जो प्रश्न है नवीन जी, यही है कि हमारे मानसिक रोग विभाग हो गया और हमारा ये श्वसन रोग विभाग हो गया, यहाँ पे हम लोग अलग से टोबैको ट्रीटमेंट क्लिनिक शुरू कर है हमारे यहाँ पे। अलग एक हमारे यहाँ दिन फिक्स है बुधवार, उस दिन हम 25, 30, 50 जो भी लोग आते हैं उनसे बात करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं, और जब उनको ज़रूरत होती है तो उनको दवा भी देते हैं। दवा से काउंसलिंग से ज़्यादा फर्क पड़ता है, दवा भी देते हैं जी। यानी कि सरकार की तरफ से काफ़ी बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं ना, आपके कहने का अर्थ ही हुआ डॉक्टर साहब। अब जैसा कि आपने कहा कि कई कानूनी प्रावधान भी हो गए हैं, लगा दिए गए हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपने भी देखा है, हम भी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, खासतौर से जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको देखा जाता है कि वो तंबाकू, बीड़ी या जिसे टोटा कहते हैं उनका सेवन करते मिल जाते हैं, धूम्रपान करते मिल जाते हैं। तो ये बच्चों के लिए कितना खतरनाक है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। किस किस तरह की बीमारियां इन बच्चों को हो जाती हैं, क्योंकि इनको तो पूरा ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता डॉक्टर साहब। बच्चों में ही ज़्यादा खतरनाक है। बच्चों में क्या होता है कि एक तो बच्चे में शुरू से जो लत पड़ जाती है, तो वो फिर किसी न किसी तरीके से उस लत को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं से तंबाकू ढूंढ लेता है। बच्चों में भी कैंसर के एक बहुत बड़े कारणों में से एक तंबाकू एक कारण है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में
जैसे जैसे बच्चा तम्बाकू खाता है तो वो क्या होता है कि कुपोषण का शिकार होता जाता है। कुपोषण का मतलब ये होता है कि जैसे ही उसको कोई भूख लगती है फिर तम्बाकू खा लेता है। वैसे भी आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में पोषण की स्थिति अच्छी नहीं है, उनको वैसे भी पूरा फूड नहीं मिल पाता और उसके एवज में वो फूड के एवज में वो तम्बाकू खा लेता है। तो धीरे धीरे वो कुपोषण का शिकार हो जाता है और उनके आंत में और उनके स्टमक में, अमाशय में वो अल्सर हो जाते हैं। बाद में उनको परमानेंटली अल्सर बन जाते हैं। तो उनके वैसे भी क्या है कि जो भी चीज़ हम खाते हैं वो अंदर अवशोषित नहीं होती है, तो वैसे ग्रोथ कम हो जाती है। तो जो लोग रेगुलरली बच्चे इस तरीके का करते हैं तो उनकी ग्रोथ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, उनकी ग्रोथ नहीं होती। फिर आपके ये जो बाल हो गए, आपकी स्किन हो गई, इन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आपकी स्किन है जो थिन हो जाती है, स्किन बहुत थिन हो जाती है, स्किन के अंदर बार बार ब्लीडिंग होने की समस्या हो जाती है, आपके बाल उड़ने लग जाते हैं, आपके बाल जो है बहुत जल्दी अवस्था में जो है वो वाइट होने लग जाते हैं। इस तरीके की समस्याएं बच्चों में भी, ये भी उससे ज़्यादा घातक है, आप देख लीजिए बच्चों में। जी डॉक्टर साहब, तंबाकू का सेवन जहां मौत को बुलावा देना है, वहीं आर्थिक तंगी का भी कारण बनती जा रही है ये लत। इस लत को कैसे छुड़ाया जा सकता है ताकि व्यक्ति के परिवार को बचाया जा सके? और अगर तंबाकू की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाए तो क्या एक स्वस्थ समाज की कल्पना की जा सकती है? इस संभावना के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि एक आदमी अपने जीवन काल में लाखों रुपए की तंबाकू खा जाता है। मतलब जो गरीब आदमी है, जो रोजाना 300-400 रुपए कमाता है, अगर वो रोजाना 25-30 रुपए की भी तंबाकू खाता है, जो सबसे सस्ती से सस्ती नहीं आती, तो अपने पूरे जीवन काल में लाखों रुपए की तंबाकू खा जाता है। और मतलब उसको घर बनाने में इतने पैसे नहीं लगते जितने कि वो तंबाकू खा जाता है। जी। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1,04,500 करोड़ रुपए सरकार पे खर्च होते हैं उनको ठीक करने के लिए, जो हमारी जीडीपी का भी मतलब देखा जाए तो बहुत बड़ा पार्ट है। 1,04,500 करोड़ रुपए इन तंबाकू की लत की वजह से, तंबाकू की वजह से बीमारी उन पे खर्च हो रहे हैं, जो हमारी सरकार को इन पे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा आर्थिक भार तो है ही कि वो लाखों रुपए जो है वो इस पे खर्च करता है, उसके बाद में लाखों रुपए अपनी बीमारी को ठीक करने पे खर्च करता है। एक बार खाने के बाद में उसको बीमारी हो, फिर वो बीमारी को ठीक करने में खर्च, यानी देश भी उस आर्थिक बोझ के तले दबता ही है। बिल्कुल 1,04,500 करोड़ रुपए का भार प्रतिवर्ष हमारे कैंसर हॉस्पिटल्स और इन तंबाकू के जो बीमारियां उसकी वजह से आ रहा है। और आप देखिए कि प्रति मिनट में 2 लोग तंबाकू के कारण मर रहे हैं। जी। आप हमें मतलब इतनी देर होगी बात करें, कितने लोग मर चुके हैं तंबाकू के कारण, इतने लोग मर रहे हैं, प्रति मिनट 2 लोग मर रहे हैं। तो आर्थिक भार, सरकार पे भार और उसके अलावा समाज पे भार, समाज पे घर अलग बिखरता है। जी। और अगर कोई आदमी इसकी कैलकुलेशन करे कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ जर्दा और तंबाकू के पैसों को बचाएगा ना, तो वो अपने आप ये समझो कि रोजाना मतलब बहुत बड़ी पूंजी तो इकट्ठी करता ही करता है, उसके साथ में उसकी स्वस्थ रहता है वो हमेशा, ये सबसे बड़ी पूंजी है। डॉक्टर साहब, आपने एक तरह से आंखें खोल दी हमारी कि किस तरह से लोग इस लत का शिकार हो गए हैं और समाज के लिए भार बनते चले जा रहे हैं। तो पूर्णतः प्रतिबंध क्यों नहीं लग जाता? देखिए मंदाकिनी जी, कुछ सरकार की भी मजबूरियां होती है, वो सरकार को उन चीज़ों के साथ में चलना पड़ता है। सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता है वो, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, वो चीज़ें ये फिक्स है राजस्व की, कि भी आपको अल्कोहल से इतना राजस्व प्राप्त होता है, आपको तंबाकू से इतना राजस्व प्राप्त होता है। तो ये एक तो राजस्व एकदम से कम हो जाएगा, तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे। दूसरी बात है कि राजस्व बीमारी के खर्चे से कम प्राप्त होता है। बीमारी का खर्चा 1,04,500 करोड़ की राजस्व रेवेन्यू कम मिलती है, परंतु फिर भी रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको धीरे धीरे सरकार एडजस्ट करके उसको कम कर सकती है। आप ये देखिए कि मैं बताऊं कि हजारों लाखों किसानों का काम ही तंबाकू उगाना है। जी। उनकी खेती तंबाकू की, उनके पास लाइसेंस ही तंबाकू उगाने का। तो अब उनको पहले हम कहीं ना कहीं उनको वापस पुनर्स्थापित करें, ठीक है ना। वो लोग पीढ़ियों से तंबाकू उगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम लोग सरकार की बात को भी ध्यान में रखते हैं कि भी उनको कहीं ना कहीं पुनर्स्थापित करें, उनको दूसरी तरह की कोई खेती के लिए प्रेरित करें। और दूसरा जो है, जो राजस्व का जो पार्ट है, जो इसको भी कहीं ना कहीं सरकार एडजस्ट करेगी तो हो जाएगा। इस पर भी बहुत सरकार प्रयत्नशील है, बहुत काम चल रहा है इस पर। जी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हर इंसान को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हमने बात की युवाओं की, हमने बात की बच्चों की, हमने आम आदमी की बात की कि किस तरह से वो उसकी गिरफ्त में फंसता चला जा रहा है। अब हम बात करना चाहते हैं महिलाओं की,
खासतौर से ग्रामीण महिलाओं की, ग्रामीण तबके की, कि वहाँ की महिलाओं को भी देखा जाता है कि बीड़ी का सेवन वो करती हैं, तंबाकू का सेवन वो करती हैं, हुक्के का सेवन भी कर लेती हैं, और अगर वो गर्भावस्था में है तब भी वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। तो किन किन खतरनाक समस्याओं का सामना इन महिलाओं को करना पड़ जाता है? देखिए, जो बीमारी पुरुषों में हो रही है वो बीमारियां तो होगी महिलाओं में, ये तो मान के चलो आप। परंतु महिलाओं में एक और होता है कि जब वो रिप्रोडक्टिव एज में होती है महिला, जब रिप्रोडक्टिव एज का मतलब जब वो 21 से या 18 से 45 साल के बीच में होती है, उस समय तंबाकू का सेवन करने से उसकी स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। सबसे पहला जो स्वास्थ्य हम मानते हैं कि प्रजनन स्वास्थ्य जिसको कहते हैं, प्रजनन स्वास्थ्य में उसको अगर वो तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में करेगी तो उसको बार बार गर्भपात होंगे, बच्चे की ग्रोथ कम होगी, बच्चा आगे जाकर के माल न्यूट्रिशन का बच्चा पैदा होगा। तो ये भी समाज के तरीके से बाहर है, समाज के लिए बाहर है। तीसरा ये है कि गर्भावस्था के दौरान जो आपको पता है कि ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक होता है, आपके शुगर बहुत खतरनाक होती है, तो ये चीज़ें भी उनके अंदर धीरे धीरे तंबाकू के सेवन से बढ़ती जाती है। तो मैं तो यूँ कहता हूँ गर्भावस्था से छोड़े किसी भी रूप में महिला को जो है तंबाकू इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इसको एक सामाजिक दर्जा दे देते हैं और उसके बाद इन सभी नशे की लतों का शिकार होते हैं? देखिए, उन लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि पहली तो बात है कि ये लत है, नशा है, इसको किसी प्रकार से सामाजिक दर्जा न दें। आपसे अगर कोई नहीं रुकता है तो कम से कम आप अपने सामने या इसको प्रोत्साहित मत करें। आप स्वयं अपनी आत्मा से ये तय कर लें कि मैं कम से कम अगर मैं नहीं रोक पाया तो कम से कम मैं प्रोत्साहित नहीं करूँगा, मेरे घर में ये चीज़ें प्रोत्साहन के रूप में नहीं होगी। डॉक्टर साहब, पूरा विश्व अभी कोविड महामारी के दौर से गुजर रहा है। तंबाकू सेवन करने वाले लोगों को क्या कोविड का अधिक खतरा रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोविड का जो संक्रमण है ना, वो छींकने थूकने से फैला है। कोविड का जो संक्रमण है, ये ड्रॉपलेट जो है वो छींकने से ही फैला है। तो जब भी हम लोग तंबाकू खाते हैं, अगर आपको कोविड है, अगर आपने 4 जगह थूक दिया तो आपने समझ लो कि हजारों लोगों को बीमारी बांट दी है। आपने अगर छींक कर दी तो आपने सैकड़ों लोगों को बीमारी का निमंत्रण दे दिया है। दूसरा नवीन जी क्या है कि जब तंबाकू हम खाते हैं तो हमारी लार ज़्यादा बनती है। लार ज़्यादा बनती है तो हम बार बार थूकते हैं। तो हर जगह तो आपको कोई वॉश बेसिन मिलेगा नहीं थूकने के लिए, तो आप कोशिश ये करते हैं कि इसको मतलब साइड में कहीं जाकर के थूके। तो ये जो ड्रॉपलेट जो है ये मरती नहीं है, कई आधे पौन घंटे तक जिंदा रहती है वो। और जो भी आदमी उसके पास से निकलेगा या उस समय जिस समय आप थूक रहे हैं उस समय आपके पास से निकलेगा तो आपको इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए सरकार ने सख्त पाबंदी लगा दी थी कि आप जर्दा तंबाकू का इवन थूकने पर भी पाबंदी लगा दी थी। और दूसरा, इसके थ्रू जो इन्फेक्शन की रेट बढ़ती है, आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, और इम्यूनिटी का ही सारा आज का जो जितनी बीमारियां खेल इम्यूनिटी का चल रहा है, आपको पता है। जी सर। तो डॉक्टर CS मोदी, आप तंबाकू खाने वालों को, पान खाने वालों को, गुटखे का सेवन करने वालों को, धूम्रपान करने वालों को या अल्कोहलिक लोगों को, इन सभी को एक डॉक्टर होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो मेरे से कोई भी कभी भी संपर्क कर सकता है, परंतु प्रत्येक बुधवार को जिला क्षय निवारण केंद्र में नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की तरफ से हम लोगों ने एक अभी टोबैको ट्रीटमेंट क्लिनिक शुरू किया है। उसके अंदर आप आकर के हमारी सहायता ले सकते हैं। उसमें हमारे जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के काउंसलर तो कोशिश यही करते हैं कि काउंसलिंग से आपको तंबाकू के बारे में छोड़ने को प्रेरित किया जाए। अगर काउंसलिंग से नहीं छूटता है तो आपको ये भी कोशिश की जाती है कि दवा दी जाए, दवा से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, छोड़ देते हैं। जहाँ तक दूसरे नशे का प्रश्न है, देखिए इसमें क्या है, एक दूसरे नशों के लिए हमारे यहाँ मानसिक रोग विभाग में नशा मुक्ति केंद्र पहले से कार्यरत है और सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था है। वो जब भी हमारे से संपर्क करेगा या मानसिक रोग विभाग में संपर्क करेगा तो पूरी टीम है वो उसको वहाँ पे मोटिवेट करके दवा दे करके और उसको छुड़वा देगी। जी, तो डॉक्टर CS मोदी, आप स्टूडियो में आए, आपने आज तंबाकू सेवन, जर्दा सेवन, गुटखा, पान मसाला, इन सभी चीज़ों पर अपनी बात रखी कि कितना खतरनाक साबित हो सकता है किसी भी चीज़ की लत होना। तो आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया है, हमारे श्रोताओं को बेहतर जानकारी दी है, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर CS मोदी, जिला क्षय एवं एड्स नियंत्रण अधिकारी बीकानेर। तो नवीन, पता लगा ना कि लत हर चीज़ की बहुत बुरी होती है। जी मंदाकिनी जी, लत तो बुरी ही होती है। जी, तो हमें कोशिश करनी होगी कि हम किसी चीज़ को अपनी कमजोरी न बनाएं। और जहाँ तक हो सके समाज को भी इसके लिए जागरूक करें
और सबको किसी भी तरह की बुरी लत से दूर बचाने रखें। का प्रयास करें। तो अब आरोग्यम का वक्त खत्म हो चला है। मंदाकिनी जोशी और नवीन सिसोदिया को दे आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।